मेरी जो बातें हुई हैं इस हिसाब से मैं फुल्ली श्योर हूँ। आपकी किन से बात हुई? तेजस्वी? थोड़ा नर्वस लग रहा है। बड़ी पार्टियां दो हैं, एक एनडीए है, एक महागठबंधन है। एक दूसरे को देख रहे हैं क्या? कौन जाएगा उसको लेंगे, ऐसा कुछ नहीं? कोई भी आदमी दुख में है, मुसीबत में है, कहीं से भी आवाज लगाया तो मैं जरूर खड़ा हूँ। एमआईएम कितना बड़ा फैक्टर है इस बार सीमेंट? मुझे नहीं लगता है कि जो पिछले बार का जो लोगों को तजर्बा है, मुझे तो नहीं लगता है। एमआईएम को लेकर अगर कुछ सोचते तो मैं भी एमआईएम में चला जाता। अभी संतोष कुशवाहा ने ज्वाइन किया है आरजेडी। हो क्या रहा है? सारे जदयू वाले आ रहे हैं। अब ये बताइए, आपने मुझे कितने पैसे दिए थे? कोई पैसे नहीं दिए। रैंडमली हम लोग चाय पीते हैं, आते हैं तो यहाँ आते हैं अक्सर, तो आज चाय पीना है तो आप पे नज़र पड़ गई, क्योंकि सीमांचल में एक प्रोमिनेंट फिगर तो आप हैं। अगर पॉलिटिकल सीमांचल की पॉलिटिक्स की बात की जाए और मास्टर मुजाहिद का नाम नहीं आए तो ये तो अधूरा सा लगता है। तो अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या हुआ टिकट वगैरह का? जी, टिकट का तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। मैं हमेशा जनता और उनके इश्यूज से जुड़ा रहा हूँ और अभी देर रात तक मैं जनता के बीच में ही था। जब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, बुलावा आएगा, टिकट मिल जाएगा। आप कितना श्योर हैं? अभी तो सभी लोग यही कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व की बात। एक होता है ना कि पूरा श्योर है। जो आरएसपी साहब का भी बहुत जोर से नाम आ रहा है, लोग कह रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, ठीक है, हो सकता है, लेकिन मेरी जो बातें हुई हैं इस हिसाब से मैं फुल्ली श्योर हूँ। आपकी किन से बात हुई? तेजस्वी जी से? सबसे, तेजस्वी जी से और उनके बाद के जितने भी हैं सारे लोगों से। थोड़ा नर्वस लग रहा है। नहीं, कभी हम नर्वस रहते ही नहीं। नर्वस रहते तो सब लोग टिकट के लिए पटना में मारा मारी कर रहे हैं, हम क्षेत्र में हैं। कब तक क्लियर हो जाएगा? कल तक हो जाएगा क्या? देखिए, अब तो क्योंकि दूसरे चरण का 20 तारीख लास्ट डेट है। आज तो नोटिफिकेशन आ गया, तो अब तो 1-2 दिन में हो ही जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे महागठबंधन यहाँ तो दो है बेसिकली, अगर कही जाए ऐसे 3 पार्टी अगर कही जाए, लेकिन बड़ी पार्टियाँ दो हैं, एक एनडीए है, एक महागठबंधन है। एक दूसरे को देख रहे हैं क्या? कौन जाएगा उसको लेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा? नहीं, ये तो हर बड़ी पार्टियों में चलता है। चुनाव के वक्त में लोगों का एक तरफ से दूसरे तरफ क्रॉस ओवर ये होता है, तो वो भी एक हो सकता है। लेकिन अभी तो जैसे वो समय भी नहीं है, इसलिए 1-2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, टिकट मिल गई, आपके पास क्या एजेंडा है? क्या लेके आ रहे हैं? मेरे पास सिर्फ विकास का एजेंडा है। जितना मैंने अपने कार्यकाल में काम किया, विकास के साथ साथ लोगों की सेवा, खिदमत। कोई भी आदमी दुख में है, मुसीबत में है, कहीं से भी आवाज़ लगाया तो मैं ज़रूर खड़ा हुआ हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मेरे विधायक बनने से पहले आम जनता और एमएलए के बीच में गैप था। मैंने उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश किया। काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। आपको मैं थैंक यू कहना भी चाहता था। मैं तस्लीम साहब पे मैंने एक स्टोरी की थी, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आपने वो वीडियो दे दिया था। तो मैंने कहा कि सर से जब मिलूंगा तो मैं कह दूंगा कि बहुत बहुत थैंक यू सर। इतना प्रोमिनेंट हैं आप, इतनी चीज़ों को लेते हैं और आपसे अक्सर व्हाट्सएप पे बात होती है। अगर कुछ भी कंटेंट वाइज मुझे ज़रूरत होती है तो आप काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो इतना हम्बल नेचर तो ख़ास यही तो मेरा जो है पूंजी है। और जगह होता है क्या कि वो कुछ बन जाने के बाद ये सोचते हैं कि मैं एक अलग चीज़ हूँ, लेकिन मैंने ये कोशिश की। मैं जब एमएलए बना तो बिशनपुर एक बड़ा मार्केट है, मंडी है किशनगंज जिले का, वहाँ पहले क्राइम वगैरह हुआ करता था। ओपी के उद्घाटन में गया तो एक मारवाड़ी समाज के व्यक्ति
उनको बोलने के लिए उसमें एमपी साहब भी थे, टीएम एसपी भी थे, मैं एज एमएलए था, उसमें मेरी कोशिश रही। तो वो बोलने लगे कि पहले हमें ये समझता था कि जो है जो एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं वो आम आदमी से अलग चीज़ होते हैं, वो आम आदमी के पहुंच के बियॉन्ड होते हैं। लेकिन जब से ये एमएलए बने तब ये फीलिंग हो रहा है, ये फील कर रहे हैं कि वो हमारे जैसे एक आदमी है, हम जब चाहे उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो यही एक अचीवमेंट है। आपने बिशनपुर हाट का जिक्र किया तो मुझे एकदम याद है 2024 में हम गए थे। पब्लिकों से हम लोग का काम होता है बात करना, क्या माहौल है। तो अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, एक नेता का ये काम होता है कैरेक्टर, सोसाइटी का कैरेक्टर को बिल्ड करना। क्या सोचते हैं कि सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंसर्निंग चीज़ है उसको मीट करना, या सोसाइटी के कैरेक्टर को बिल्ड करना, ये काम होता है क्या एक नेता? नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सबकी जिम्मेदारी है। जब इतने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो समाज के जिम्मेदार और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सबकी जिम्मेदारी है कि पब्लिक जो सोसाइटी को बिल्ड करना, उसको बेहतर बनाना। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, मैंने कहा सर से मैं जब मिलूंगा तो पूछ लूँगा। बिशनपुर हाट में हम गए थे तो हमने पब्लिक ओपिनियन किया। ज़्यादातर लोगों ने, ये हमारे साथ हम्माद भी हैं, हमारी पूरी टीम थी, काफ़ी लोग हैं हम लोग, 3-4 लोग, आपके बारे में कहा। और वहाँ 2 कैटेगरी थी, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम। तो नॉन मुस्लिम तो कह रहे थे कि ठीक है हम आपको वोट करेंगे क्योंकि आप जदयू से हैं। मुस्लिम कह रहे थे कि मुजाहिद मास्टर बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन क्योंकि वो एनडीए में है इसलिए हम नहीं करेंगे। एकदम आप देख लीजिएगा, आज भी वो पड़ा हुआ होगा वीडियो हमारे पास। जी। तो अब ये बताइए, आपने मुझे कितने पैसे दिए थे? कोई पैसे नहीं। वहाँ पे कमेंट आया कि मुजाहिद मास्टर से 200 रुपया लेकर के ये रिकॉर्ड कर रहा है। ये अब कुछ तो मैं लोग- इसलिए कह रहा था कि क्या आपका काम नहीं है ऐसी ट्रोलिंग बंद हो? नहीं, एकदम बंद होनी चाहिए, एकदम बंद होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के वजह से सब अच्छे लोगों को भी जो है सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। अभी पिछले दिनों देखा एक मैं मीडिया, आप जानते ही होंगे, तंजील आसिफ, तो एक मीडिया रिपोर्ट कवर करने के लिए या उसको बंधक बना लिया गया। तो जिस तरह की चीज़ें हैं वो समझे और सबके तरह के ये कुछ हिंदू मुसलमान करने के लिए आ गए, जबकि ऐसा नहीं था। वो SIR से रिलेटेड था। बहुत सारे हिंदू भाइयों का नाम जो ड्राफ्ट सूची से गायब हो गया था, उसी वो जो न्यूज़ ब्रेक हुआ तो उसी को कवर करने के लिए। तो हर फील्ड में, चाहे पब्लिक फील्ड हो या पब्लिक हो या जो जर्नलिज्म है, हर में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो किसी के इसके कारण सबको खामियाजा भुगतना पड़ता है, सब पर आरोप लग जाता है। और जो काम करने वाले होते हैं तो वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। आप रविश कुमार को देख लीजिए, कितनी गालियाँ पड़ती हैं। जो ट्रोल आर्मी है, बीजेपी का IT सेल है। तो कैसे ठीक करेंगे आप? हमारा तो कंसर्न ये है क्योंकि हम रिपोर्ट करते हैं। अभी आप तंजील आसिफ साहब का वो कह रहे थे, हम लोग उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने रिपोर्ट किया था कि ये गलत हुआ है। हमारी सारी एरिया की मीडिया तो सारे लोग खड़े थे। कैसे ख़त्म होगा ये क्या नहीं लगता आपको? ये नहीं लगता कि सर ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है? निश्चित रूप से सबकी जिम्मेदारी, समाज के सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो गलत चीज़ें, गलत परंपराएं वो हटनी चाहिए और सही चीज़ को सामने आना। जब एजुकेशन आएगा तो धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होंगी। अच्छा, अभी संतोष कुशवाहा ने ज्वाइन किया है RJD। हो क्या रहा है? सारे जदयू वाले आ रहे हैं, उससे पहले तबरेज हसन भी आए थे। क्या हो क्या रहा है? मैंने अच्छी बात है। अब देख रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन का माहौल है। आपने शुरू किया है? नहीं, मैंने शुरू नहीं किया। ये तो जनता है, मास है, जनता। भाई मेरे एक के आने या जाने से इतना कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जनरल मास से ये आवाज़ है जो हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि लोग अब 20 साल के सरकार से चाह रहे हैं कि मुक्ति मिले।
आरजेडी का अगर एमआईएम को माइनस किया जाए तो एक ही सीट जीती थी महागठबंधन में आरजेडी। तो इस बार क्या लग रहा है, संतोष कुशवाहा भी आ गया, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, सीट वीट बढ़ेगा सीमांचल निश्चित में? रूप से बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। जिन कारणों से जिस उम्मीद से लोग एमआईएम को वोट किए थे, तो उसमें पब्लिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, चाहे उनका सेंट्रल लीडरशिप हो, चाहे उनके एमएलए हों। सिर्फ एक तरफ दोष देना कि एमएलए चले गए तो ये भी तो एक, आप दूसरे पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के एमएलए बिक जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, फलाना पर मेरा एमएलए को कोई ये करके देखा है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। घर के अंदर से कोई परिवार का, फैमिली का कोई आदमी बगावत करके चले जाता है, तो कहीं न कहीं घर का जो मालिक है, मुखिया है घर का, तो उस पर भी तो जवाबदेही तय होती है ना। आप सिर्फ दूसरे पर ही जवाबदेही तय कर देंगे तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हायर अथॉरिटी पे बैठे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, मैंने किसी उसको भी घर पार्टी को, में? हाँ, किसी भी पार्टी तो एक फैमिली है, जस्ट लाइक उस पार्टी से जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको संजो कर रखना तो जिम्मेदारी है ना उसकी। आपने लाही दी, तो एमआईएम कितना बड़ा फैक्टर है इस बार सीमांचल में? मुझे नहीं लगता है कि जो पिछले बार का जो लोगों को तजर्बा है, मुझे तो नहीं लगता है। फिर जनता मालिक है। आप क्या सोचते हैं एमआईएम को लेकर? एमआईएम को लेकर के क्या सोचते? एमआईएम को लेकर अगर कुछ सोचते तो मैं भी एमआईएम में चला जाता। ऑप्शन तो बन रहा था, क्या हुआ था सर? मैंने कहा कि सर से मैं पूछ लूं, क्या हो गया, आप इधर आ गए? हम लोग सबको लेकर चलने वाले हैं लोग हैं। मैं जेडीयू में भी रहा, 3 तलाक पर मैं प्रोटेस्ट में रोड पे आया। जो PR, CA, NRC का मामला था, उस पर हर जगह रहा। और फिर हर मामले में भी SIR पर सुप्रीम कोर्ट गए, आपको वक्फ पर गए। तो ऐसा नहीं है कि जो शीर्ष नेतृत्व जो बोल दिया, तय कर दिया, अपनी ज़बान बंद कर लिए, ऐसा नहीं है। मैंने तो हमेशा आवाज़ उठाई है। जब आपने जदयू छोड़ा था तो हम आपको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि मीडिया में तो आप बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं हमेशा। क्योंकि सीमांचल पॉलिटिक्स में तस्लीम साहब के बाद कहा जाता है कि मुजाहिद मास्टर में वो है एक गट्स फील। तो आप हमेशा कहते हैं कि सियासी गुरु मेरे तस्लीम साहब रहे हैं, तो 2-4 शब्द अगर उनके बारे में। निश्चित रूप से मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जो है, जेडीयू में मुझे लेकर टिकट दिलाने में उनका अहम रोल है, इसको मैं भुला नहीं सकता। लेकिन एक्चुअली में जो मैं पॉलिटिक्स में आया, वो ड्यू टू मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह। मैं 89 में उस वक्त ISC करके BA में था पटना कॉलेज में, और वो पटना आए, लड़कों के साथ हम लोग मीटिंग हुई, और उसके बाद उनको इंडिपेंडेंट हम लोग पूर्णिया में कैपिटल से कटिहार गए, वहाँ से फिर बस से जाके उनको नॉमिनेशन कराए, कैंपेन किए। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व 89 से, उस वक्त तस्लीम साहब से मैं जुड़ा नहीं था। और 2002-03 मैं जब वो भवन निर्माण मंत्री थे, तब उनसे जुड़ाव हुआ। नहीं तो उससे पहले मुझे लोग जानते थे, तस्लीम साहब भी, कि ये मौलाना असरारुल हक साहब का कट्टर समर्थक है। एक एक्सक्लूसिव करेंगे, अभी टिकट लेके आइए। हमारी बेस्ट विशेष है आपको टिकट को लेकर के। शुक्रिया, थैंक यू।